नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं पुनीत पाठक और इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, प्रचार का शोर अब पूरी तरह से थम गया। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में प्रचार अब पूरी तरह से डोर टू डोर ही हो पाएगा। प्रचार के लिए किसी स्टार प्रचारक का या सभा, रैली, रोड शो, इसका सिलसिला अब नहीं दिखेगा। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान होगा 17 तारीख को, जबकि मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों पर 17 नवंबर को सुबह से वोट पड़ेंगे। तकरीबन 70 सीटों पर 958 उम्मीदवार छत्तीसगढ़ के मैदान में हैं, चुनावी मैदान में, और 1.63 करोड़ मतदाता हैं जो वोट के जरिए फैसला करेंगे, इनकी किस्मत ईवीएम में दर्ज करेंगे। 18,000 से ज्यादा बूथ तैयार हैं। सुबह 8 बजे से प्रक्रिया मतदान की शुरू होगी। शाम को 5 बजे तक आप सभी वोट कर पाएंगे। बिंद्रा नवागढ़ के 7 मतदान केंद्रों में ये वक्त थोड़ा अलग है। सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान का समय रखा गया है। तो छत्तीसगढ़ की सीटों पर फिलहाल फोकस करें तो यहाँ 1.63 करोड़ मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ये दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर थमने के बाद अब इन पर जोर है कि सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालें। सुबह 8 से शाम 5 बजे वोटिंग का समय होगा। 17 तारीख को दूसरे फेज का चुनाव होना है और दूसरे दौर के चुनाव के लिए प्रचार का वक्त अब खत्म हो गया। सभी स्टार प्रचारकों ने, दोनों पक्षों के दिग्गजों ने ताबड़तोड़ सभाएं की हैं। एक के बाद एक दूसरे पर वार किया है, निशाना साधा है। दावों का और वायदों का दोनों का जोर चला है मैदान में। दोनों पक्षों की तरफ से अब की बार घोषणा पत्र के अलावा पहले और बाद में भी कई घोषणाएं की गईं। कई घोषणाओं के जवाब और कार्ड ढूंढी गई। अब किसका असर कितना हुआ ये जनता तय करेगी, आप तय करेंगे। 17 तारीख को मतदान है और नियम के मुताबिक 48 घंटे पहले शाम 5 बजे प्रचार का शोर पूरी तरह से अब थम चुका है। जनसंपर्क पर जोर होगा। प्रत्याशी जा सकते हैं, लोकल नेता और प्रत्याशी ये अब डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। व्यक्तियों से जाकर मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी रैली, सभा या अन्य किसी तरह का चुनावी आयोजन नहीं होगा। तो वोटिंग के लिए 18,000 से अधिक मतदान केंद्र बनकर तैयार हैं। वोटिंग के लिए सभी सामग्रियां तैयार हैं। आयोग की तरफ से सबकी जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा को लेकर पहले से कई कंपनियां तैनात हैं। पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन इन सब के बीच में प्रचार का शोर थम चुका है और प्रचार में किसका जोर रहा, किन मुद्दों का जोर रहा, उनका कितना असर रहा, अब इस पर सारी चर्चा केंद्रित हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने, जो प्रमुख प्रतिद्वंद्वी हैं छत्तीसगढ़ में, जमकर पसीना बहाया प्रचार के इस दौर में। स्वयं एक तरफ से प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री मोर्चा संभाले दिखे पड़े, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार से सभी चेहरों ने प्रचार किया है, वोट की अपील की है। अब असर जनता के मन पर किसका हुआ है ये आप तय करेंगे, ये आप फैसला लिखेंगे। 70 सीटें हैं कुल दूसरे फेज की और तकरीबन 1000 के आसपास उम्मीदवार खड़े हुए हैं चुनाव मैदान में इन 70 सीटों पर, और 18,833 मतदान केंद्रों पर वोटिंग की व्यवस्था होगी। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक आप वोट कर पाएंगे। प्रचार का शोर अब पूरी तरह से थम चुका है। तो छत्तीसगढ़ में दूसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। अब बारी है एक एक डोर पर जाकर व्यक्तियों से मुलाकात करने की। चौकसी रखी जाएगी, नजर रखी जाएगी, लेकिन अब बारी है जनता का जवाब देने, बारी है जनता का मत जानने की। मतदान केंद्रों पर सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे दें, चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। आखिरी दिन स्टार प्रचारक पूरा जोर लगा चुके हैं। दिग्गजों की कई सभाएं हो चुकी हैं। एक दिन में 3 से 4 सभाएं सभी केंद्रीय मंत्रियों ने की और हर एक ने प्रतिद्वंदियों पर और प्रमुख दलों पर निशाना साधा है जो विरोध में खड़े हैं। मुद्दों की बात करें तो वायदों पर अब की बार और अधूरे वायदों पर पूरा कैंपेन दिखा है। कई जगह भावनात्मक मुद्दों को छेड़ने का प्रयास किया है। वर्गों और समाजों के हिसाब से प्रत्याशी ही नहीं बल्कि स्टार प्रचारक भी उन इलाकों में भेजे गए।
और अब 17 तारीख को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कुल 300 सीटों पर मतदान की बारी है, जनता की बारी है। मध्य प्रदेश की 230 सीटें हैं और छत्तीसगढ़ में दूसरे फेज में दूसरे चरण में 17 तारीख को 70 सीटों पर मत पड़ेंगे। 3 तारीख को नतीजे आने हैं। चुनाव प्रचार का जोर पूरी तरह से लगाने के बाद अब जनता का किस तरफ मत जाता है, किसे वे सत्ता सौंपती है, इसका इंतजार रहेगा। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर घमासान और छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर जनता को तय करना है। और इस वक्त हमारे साथ में ये हमारे 4 साथी जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट देने के लिए। राजेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं रायपुर से, रायगढ़ से मेरे साथ सहयोगी अविनाश पाठक हैं, अभिषेक सोनी जुड़े हैं अंबिकापुर से और जितेंद्र थबायत हैं बिलासपुर से। ये चारों बड़े संभाग, बड़े हाई प्रोफाइल मुकाबलों वाले इलाके हैं जहां छत्तीसगढ़ में मत पड़ने। शुरुआत रायपुर से करते हैं। राजेश जी, आप ही से करते हैं, बताएं हर एक सीट पर मुकाबला दिलचस्प है, कतई एक तरफा मुकाबला नहीं है। प्रचार थम चुका है, वातावरण कैसा आपने देखा, किन मुद्दों पर जोर देखा? देखिए पूरी, सबसे पहले मैं बताऊं कि बस 5 बजे घड़ी में और पूरा प्रचार थम चुका है। 70 सीटों पे जो दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली है उस पर प्रचार पूरी तरह से थम चुका है। और ये जो चुनाव आचार संहिता के जो नियम है उसके अनुसार से प्रचार प्रसार तो थमा ही थमा है। और इसके अलावा जो बाहर के जो नेता आए हैं, राज्य के बाहर के जो नेता है, विधानसभा क्षेत्र के जो बाहर के नेता हैं, उनको भी वो इलाका छोड़ने का निर्देश है। तो ऐसी स्थिति में जितने नेता आज भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के बाहर से आए होंगे वो आज 5 बजे के पहले अपना इलाका छोड़ देंगे, ऐसे भी निर्देश हैं। और यही वजह है कि आज जो अमित शाह आए थे, जेपी नड्डा आए थे, हिमंता विश्वकर्मा आए थे, अनुराग ठाकुर आए थे, जो तमाम अलग अलग क्षेत्रों में सभाएं ली। और अमित शाह ने तो आज 3 सभाएं दी हैं, अनुराग ठाकुर ने भी 4 सभाएं ली, जेपी नड्डा ने भी 3 सभाएं ली। तमाम जितने लोग राष्ट्रीय नेता आए थे वो सभी लोग आज जो है छत्तीसगढ़ छोड़ के अपने अपने क्षेत्रों पर जा चुके हैं। और रही बात जैसे मुकाबले की बात करें तो निश्चित रूप से काफी दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, इन दोनों पार्टियों ने प्रचार प्रसार पर अपनी पूरी ताकत लगा दी है, घोषणा पत्र में ताकत लगा दी है और भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। और इसका साक्षात उदाहरण ये देखने को मिल रहा है, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, एक एक दिन में राष्ट्रीय नेताओं की 3-3, 4-4 सभाएं हुई हैं, रोड शो भी हुआ है। मतलब आधी घंटे में सभा लेने के बाद वो वापस दूसरी जगह जाके फिर सभाएं लेते थे। मुद्दों की बात हुई है, सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां पे उनके राष्ट्रीय नेता आए थे वहां पर प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार और तमाम जो मुद्दे हैं उन सब मुद्दों को उठाया है। जो जाति वर्ग का है उसका मुद्दा उठाने की कोशिश की, इमोशनल कार्ड भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर खेला है। अगर आज हम बात करें तो अभी मैं साझा जो क्षेत्र है वहां पर अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उसकी सभा हुई थी, वहां से लौट के आए हैं और वहां पर भी उन्होंने इमोशनल भाषण कहा, क्योंकि वहां पर जो बीरनपुर की जो घटना हुई थी उसके जो मृतक हैं उनके पिता ईश्वर साहू वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, दोनों ही पार्टियों ने जमकर पसीना बहाया। मध्य प्रदेश की 230 सीटों के लिए और छत्तीसगढ़ में दूसरे फेज की 70 सीटों के लिए प्रचार थम चुका है। शाम को 5 बजे तक का वक्त था और प्रचार थमने के बाद अब पूरा जोर है डोर टू डोर कैंपेनिंग पर। अब बाहर के सारे स्टार प्रचारक, सभी बड़े नेता इन क्षेत्रों को छोड़ देंगे जहां वे प्रचार करने पहुंचे थे। अब केवल लोकल नेता और प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार कर सकते हैं और तकरीबन सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए 48 घंटे का यह वक्त है जब सारी व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर की जाएंगी। छत्तीसगढ़ में दूसरे दौर के चुनाव के लिए प्रचार का वक्त खत्म हो जाने के बाद में लगातार वहां की स्थितियों पर नजर हमारी बनी हुई है। 70 सीटों पर 958 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में 1.63 करोड़ मतदाता छत्तीसगढ़ के करने वाले हैं। वोटिंग के लिए 18,833 मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं की जाएंगी। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक वोटिंग का वक्त रखा गया है। और हमारे साथ में 4 सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका रुख हम करते हैं। राजेश मिश्रा जी रायपुर से जुड़े हैं, जितेंद्र थबायत बिलासपुर से, अविनाश पाठक रायगढ़ का पूरा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और इन सभी का रुख हम एक एक करके करेंगे। और अभिषेक हमारे साथ में जुड़े अंबिकापुर से। पहले रायगढ़ हम चलेंगे अविनाश पाठक के पास।
रायगढ़ की सीटों का हाल आप बताएं। प्रचार वो थोड़ी सी बदली थी। आमतौर पर अगर पिछले चुनाव की बात करें तो अंतिम दिन ये दिखता था कि बड़ी रैलियां होती थी, बड़े नेता आते थे और सभाएं करते थे। लेकिन ये पहला मौका था जब बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ही दलों ने बिल्कुल अलग तरह की स्ट्रेटजी अपनाई। अलग अलग वार्डों में छोटी छोटी रैलियां निकाली गई। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 48 वार्डों में 48 अलग अलग रैलियां निकाली थी। इसके अलावा अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग रैलियों के माध्यम से प्रचार करने की कोशिश की गई। तो वहीं बीजेपी ने अभियान चलाया है कि अधिक से अधिक मतदाताओं तक पर्ची पहुंचाई जा सके। लगभग शहरी क्षेत्र की बात करें तो 20,000 घरों तक मतदाता पर्ची एक दिन में पहुंचाने का लक्ष्य बीजेपी ने किया था। तो कहीं ना कहीं आज कार्यकर्ता सुबह से ही डोर टू डोर अभियान में जुटे हुए थे। मतदाता पर्ची बांटने के बहाने जनसंपर्क उनका आज ही से चालू हो गया है और कल देर रात तक, मतलब परसों सुबह तक यह अभियान इनका चलेगा कि अधिक से अधिक मतदाताओं तक वो कैसे पहुंचे। और इसके अलावा मैं बात करूं पिछले 3 दिनों की, बड़ी सभाएं पिछले 3 दिनों में पहले ही हो चुकी थी। अमित शाह यहाँ पे दौरा कर चुके थे, पीएम मोदी की सभा पहले हो चुकी थी, 2 दिन पहले सीएम भूपेश बघेल यहाँ पे आ चुके थे। क्योंकि अगर रायगढ़ सीट की बात करें, काफी हाई प्रोफाइल सीट हो गई है रायगढ़ इस बार, क्योंकि ओपी चौधरी जैसे बड़े चेहरे हैं वो रायगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा खरसिया सीट भी हॉट सीट है क्योंकि लगभग 70 सालों से इस सीट में लगातार कांग्रेस काबिज रही है। उमेश पटेल तीसरी पारी के लिए उतरे हुए हैं तो वो भी एक हॉट सीट है। लैलूंगा सीट की बात करें तो कद्दावर मंत्री रहे हैं सत्यानंद राठिया जी, उनकी धर्मपत्नी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, तो इसलिए भी भाजपा काफी इस सीट पर मेहनत कर रही है। कमोबेश अगर धर्मजगढ़ सीट की बात करें पुनीत जी, ये भी काफी महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि पूर्व मंत्री जो चनेश राम राठिया हैं उनके बेटे लालजीत सिंह राठिया वो तीसरी पारी के लिए हैं। तो चारों सीटें काफी महत्वपूर्ण है और इसी वजह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है। लगातार दौरे कर रहे हैं और अब चूंकि चुनावी शोर थम गया है, अब ये स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है कि कैसे अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचे, डोर टू डोर कैंपेनिंग करें और वोट की अपील कर सकें। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब अभिषेक के पास में चलते हैं। अभिषेक, जैसे कुछ सीटें हाई प्रोफाइल होती हैं, पूरा का पूरा इलाका अभिषेक सरगुजा का संभाग पूरा ये हाई प्रोफाइल है क्योंकि डेप्यूटी सीएम वहां से आते हैं और वहां भी अब की बार तमाम दिग्गजों ने पूरा जोर लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक तरफा मुकाबला नहीं रहने दिया। क्या स्थिति बनी प्रचार के पूरे दौर को आप कैसे देख रहे हैं, नंबर 1 बात, और अब क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए पुनीत जी, जो सरगुजा संभाग की बात करें तो ये माना जाता रहा है कि सरगुजा जीता यानी प्रदेश जीता। यही कारण है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बड़े नेताओं की नजर साफ तौर पर सरगुजा संभाग पर रही और यही कारण है कि तमाम दिग्गज नेता, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर भाजपा की बात करें, तमाम नेताओं ने आम सभा को संबोधित किया। और आम सभा एक ऐसा माध्यम होता है जिसके जरिए बड़े नेता अपने जो बातें हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, जो पार्टी की घोषणा पत्र है, उसको लेकर जनता से सीधे संबोधित होते हैं और अपना संदेश देते हैं। अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी जब यहां पहुंचे थे, उन्होंने जो सूरजपुर में सभा ली थी तो सभी कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया कि वो अलग अलग इलाकों के घरों में जाए, उनका जय जोहार पहुंचाए। एक तरह से भावनात्मक जो कार्ड है वो खेला गया था। और दूसरी तरफ जब राहुल अंबिकापुर पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ की जो जनता है उनसे उनका रिश्ता 2-4 महीने या 2-3 सालों का नहीं बल्कि पुराना रिश्ता है। तो कहा जा सकता है इस चुनावी सभा में भावनात्मक कार्ड तो खेले ही गए, साथ ही साथ दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र को लेकर जो वादे हैं उसको पूरा करने का एक तरह से गारंटी दिया। भूपेश की जो बघेल हैं वो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये बात कही कि जो भी घोषणाएं सरकार ने की थी वो पूरा की हैं और अब जब सरकार सत्ता में है और फिर से जनता के पास पहुंची है तो जो योजनाएं ला रही हैं उसे पूरा करने का आश्वासन दिया। दूसरी तरफ भाजपा की बात करें तो उन्होंने मोदी की गारंटी के जरिए घोषणा पत्र सामने लाया है और ये कहा है कि मोदी जी ने जो बातें कही थी उन्हें पूरा किया है। ऐसे में प्रदेश में भी अगर उनकी सरकार बनती है तो वो इस वादे को पूरा करेंगे। तो कहा जा सकता है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल के नेताओं ने पूरा जोर लगाया है, पूरा फोकस सरगुजा संभाग की सीटों पर है। वर्तमान स्थिति में सरगुजा संभाग की 14 सीटें हैं, 14 सीटें कांग्रेस के पास हैं, डिप्टी सीएम यहां से हैं। इसके अलावा खाद्य मंत्री की सीट है वो बेहद हाई प्रोफाइल है। सभी सीटों पर नजर तो है ही, साथ ही साथ भाजपा की तरफ से बात करें तो भाजपा ने भी बड़ा दांव खेला है। जो कि सांसद हैं रेणुका सिंह, उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा है। गोमती साह सांसद हैं भाजपा की, वो भी चुनावी मैदान में है। तो तमाम कार्ड खेलकर ये कोशिश की जा रही है कि सरगुजा की जो सीटें हैं कैसे वो ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के खाते से अपने खाते में लाई जा सके। यही कारण है कि जो अभी हम जिस जगह पर मौजूद हैं वहां पर जेपी नड्डा की सभा है वो आखिरी
चुनावी सभा इस चुनावी समर की कही जा सकती है। और मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि वो दिखाएं कि जिस तरह से यहाँ पर कुर्सियां समेटी जा रही हैं, ये अंतिम सभा कही जा सकती है कि चुनावी समर में जो नेता थे, जो कैंपेनिंग करने आए थे, आप देखिए कि ये जो कुर्सियां हैं वो अभी भी समेटी जा रही हैं। और ये कहा जा सकता है कि अब बड़ी सभाओं का जो दौर है वो खत्म हो चुका है। अब जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो डोर टू डोर जाकर अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, घोषणा पत्र को जाकर लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे और अपने लिए जीत की रणनीति तैयार करेंगे। डिप्टी सीएम का इलाका होने के कारण एक बड़ा चुनौती भाजपा के सामने है। यही कारण है कि जो तमाम बड़े नेता आ रहे हैं वो कांग्रेस पर सीधा हमला बोल रहे हैं। आज भी जब जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रदेश की सरकार बनी है, तमाम घोटाले इस प्रदेश की सरकार ने कर लिए हैं और ऐसे में जो जनता है उसके पास ये मौका है कि 17 तारीख को वो जो मतदान का जो कार्यक्रम है, मतदान की जो प्रक्रिया है, उस पर अपना वोटिंग का अधिकार देकर सरकार बदल सकती है। जबकि दूसरी तरफ बात करें तो जब राहुल गांधी यहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका जो क्रियान्वयन है वो बेहतर तरीके से छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इस कारण नहीं हो पा रहा है। और जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंच रही हैं। और इस बार भी जो घोषणा पत्र में वादे किए गए हैं, चाहे युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें या फिर किसानों की बात करें, तो सभी की जो घोषणाएं हैं वो पूरा करने का बात कह रही हैं। और यही कारण है कि अब जब चुनावी प्रचार खत्म हो चुका है तो सभी कार्यकर्ता, भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों अब डोर टू डोर जाएंगे, लोगों के घरों तक पहुंचेंगे। एक तरह से कहा जा सकता है कि छोटे छोटे टुकड़ियों में जो प्रत्याशी हैं, उनके नेता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो लोगों तक जाएंगे और जो अपने अपने रुझान हैं, अपने अपने जो दावे हैं वो जनता तक ले जाएंगे। लेकिन जनता किसको अपना अभिमत देती है, किसे चुनकर सत्ता पर पहुंचाती है, किसे विधानसभा में पहुंचाती है, ये देखने वाली बात होगी। तो कहा जा सकता है कि चुनावी समर जरूर खत्म हो चुका है, चुनावी प्रचार जरूर खत्म हो चुका है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं उनकी धड़कनें तेज हैं, मतदाता हैं वो बेहद शांत हैं और ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जिस तरह से 17 नवंबर का दिन आएगा तो वो अभी ईवीएम में अपने मत का प्रयोग करके किसे सिरमौर बनाते हैं। बहुत सही बात जो अभिषेक कह रहे हैं, जो अब की बार पूरे प्रदेश में दिखाई पड़ती है कि मतदाता बेहद शांत हैं। और जब मतदाता शांत हैं तो वो क्या मन बना रहे हैं इसकी था लेने के लिए लगातार हम भी प्रयास करते हैं और तमाम दल भी प्रयास करते हैं, लेकिन मतदाता भी पूरी खामोशी से इंतजार कर रहा है 17 तारीख का सुबह का। और आप भी उस दिन पूरा दिन हमारे साथ 300 सीटें हैं 17 तारीख को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मिलाकर 300 रिपोर्टर, हर एक सीट के ऊपर एक चेहरा आपको मतदान के दिल का पूरा हाल बताएगा। अभी फिलहाल हम बिलासपुर आपको लिए चलते हैं। बिलासपुर मैदानी हिस्से का सबसे बड़ा संभाग, 24 सीटें फिलहाल यहां पर हैं। कई हाई प्रोफाइल मुकाबले हैं, कुछ जगह त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बन सकती है जेसीसीजे की मौजूदगी और बाकी दलों के असर या फैक्टर की वजह से। जितेंद्र, आप बताएं इनके बारे में, क्या कोई प्रमुख सेंटिमेंटल मुद्दा इस संभाग का अपना अलग हो पाया या कमोबेश वही बातें हैं जो पूरे प्रदेश में दिखी? बिल्कुल, देखिए बिलासपुर संभाग अगर कहें तो प्रदेश का प्रमुख राजनीतिक केंद्र बिंदु है और चुनाव के लिहाज से अगर हम देखें, सियासत के लिहाज से देखें तो मैदानी इलाके में बिलासपुर संभाग की बड़ी भूमिका है। कई दिग्गज मैदानी इलाके से यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, हाई प्रोफाइल कई सीटें हैं। अगर बिलासपुर जिले की अगर हम बात करें तो बिलासपुर जिले से ही चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, तमाम दिग्गज नेता जो हैं चुनावी मैदान में हैं। बिल्हा से जहां धर्मलाल कौशिक यहाँ पर चुनावी मैदान में है, बिलासपुर शहर सीट से यहाँ पर पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव चुनावी मैदान में है। जोगी जुदेव परिवार की भी प्रतिष्ठा इस चुनाव में यहाँ पर दांव पे लगी हुई है। कोटा विधानसभा सीट, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे, कोटा विधानसभा सीट में त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ पर जोगी परिवार, जुदेव परिवार की प्रतिष्ठा जहां दांव पर है, वहीं पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव भी यहाँ पर चुनावी मैदान में है। और पूरे अगर चुनावी प्रचार प्रसार की अगर हम बात करें तो बीते कुछ दिनों में जिस तरह से यहाँ पर चुनावी प्रचार प्रसार के जरिए पार्टियों ने माहौल बनाने की कोशिश की है,
तमाम भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता बिलासपुर संभाग के दौरे पर रहे हैं। चाहे वो राहुल गांधी का दौरा हो, प्रियंका गांधी का दौरा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, मायावती हो, तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जो बिलासपुर संभाग में अलग अलग चुनावी सभाओं के जरिए यहां पर जन समर्थन जुटाने की कोशिश में दिखे हैं। ऐसे में माना जा सकता है कि इस बार बिलासपुर संभाग में भी तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने पूरा जोर लगाया है, क्योंकि 2018 के जो चुनावी परिणाम थे उसके लिहाज से देखें तो 24 सीटों में 13 सीटों पर यहां पर कांग्रेस जीत कर आई थी, 7 सीटों पर केवल भाजपा थी, 2 सीटों पर बसपा, 2 सीटों पर जोगी कांग्रेस के भी यहां पर प्रत्याशी जीत कर आए थे। ऐसे में यहां पर कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले की भी स्थिति 2018 के चुनाव में भी थी और इस बार भी अगर कहें तो इस बार भी त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति कई सीटों पर देखी जा सकती है। हालांकि सीधे तौर पर कहें तो छत्तीसगढ़ में भी यहां पर देखना होगा कि सियासी तौर पर, चुनावी तौर पर यहां पर किसके रिकॉर्ड टूटते हैं और किसके रिकॉर्ड बनते हैं। बिलासपुर संभाग की अगर हम बात करें तो बिलासपुर में जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे, यहां की 24 विधानसभा सीटों पर घमासान जो है वो इस बार दिलचस्प हो गया है, क्योंकि भाजपा कांग्रेस कई सीटों पर जहां सीधे फाइट में है, वहीं पर कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले भी हैं और इन त्रिकोणीय मुकाबलों में कहें तो कहीं पर भाजपा को फायदा होता दिखता है तो कहीं कांग्रेस को फायदा होता दिखता है, कई जगहों पर तीसरे मोर्चे की भी यहां पर भूमिका मजबूत नजर आती है। ऐसे में बिलासपुर संभाग के 24 विधानसभा सीटों पर जो चुनावी मुकाबला है वो दिलचस्प होगा और जिस तरह से चुनावी प्रचार प्रसार के जरिए तमाम दिग्गज नेताओं ने जोर लगाया है, स्थानीय मुद्दे भी यहां पर जमकर उठे हैं। इसके साथ ही अगर कहें तो चाहे भाजपा हो वो अपने घोषणा पत्र को लेकर आगे आई है, कांग्रेस है वो अपने घोषणा पत्र को लेकर आगे आई है, कोई पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के 15 वर्षों के कार्यकाल को यहां पर बुनाने की कोशिश करता नजर आया है, तो कोई अपने 5 साल के कार्यकाल को बुनाता यहां पर नजर आया है। हालांकि जनता जो है इसका फैसला करेगी कि आखिर किसके मुद्दे ज्यादा प्रभावी हैं, कौन ज्यादा मजबूती से अपने मुद्दों को जनता तक डिलीवर कर पाया है, तो इसका फैसला जनता को करना है और जनता 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे उसके बाद यह साफ होगा कि जनता ने किसके मुद्दों को अपने सिरमौर सभाओं की बात करें, अब की बार हमने हर दिन सरकार में ये जरूर डिस्कस किया है कि जिन बड़े नेताओं की आमद हो रही है और बिलासपुर संभाग में स्वयं प्रधानमंत्री हो या सारे दिग्गज नेता हो, केंद्रीय मंत्री हो, उनके आने के बाद क्या वातावरण बदला है, क्योंकि पहले एक अलग माहौल था और मैनिफेस्टो आने के बाद, इन सारे दिग्गजों के पहुंचने के बाद एक अलग वातावरण चुनाव का बन गया है। अब कहीं भी आप ये आसान मुकाबला नहीं कह सकते, हर जगह टाइट फाइट है, बड़ी क्लोज फाइट है। बिल्कुल पुनीत, देखिए जिस तरह से चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद से लगातार अगर हम कहें तो यहां पर सियासी तौर पर समीकरण बदलते रहे हैं। जिस तरह से भाजपा, पहले माना जा रहा था कि भाजपा बहुत पीछे है, लेकिन जिस तरह से लगातार यहां पर केंद्रीय नेताओं के लगातार दौरे हुए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनका धुआंधार यहां पर रैली सभा यहां पर हुआ है। और खास तौर पर अगर हम बात करें तो इस बार जो फोकस यहां पर भाजपा का दिखा है, चाहे वो लोरमी विधानसभा हो, मुंगेली विधानसभा हो, आसपास के तमाम गौरेला, पिंडरा, मोरवाही, तमाम ऐसे जो जिले हैं जिनके विधानसभा हैं, यहां पर बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के दौरे हुए हैं। और विशेष तौर पर अगर कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेश बघेल खुद लगातार कई चुनावी सभाओं को यहां पर उन्होंने संबोधित किया है और कोई भी पार्टी यहां पर सीटों को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को यह पता है कि मैदानी इलाके से अगर कांग्रेस मजबूती से आएगी, क्योंकि मैदानी इलाके को अगर कहें तो किसी भी सरकार की छत्तीसगढ़ में उसको रीढ़ माना जाता है। अगर मैदानी इलाके से अगर आप बहुमत के साथ आगे आते हैं, यहां पर ज्यादा से ज्यादा जीत कर सामने आते हैं, तो निश्चित तौर पर आप सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण रूप से अगर कहें तो बिलासपुर संभाग को तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने प्राथमिकता से रखा है। यही कारण है कि चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, तीसरी पार्टियां हो, तीनों ही अगर तमाम राजनीतिक दलों ने यहां पर पूरा जोर लगाया है। और खास तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभाग में 3 दौरे हुए हैं, इससे समझा जा सकता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी फोकस है कि बिलासपुर संभाग में ज्यादा से ज्यादा जो सीट है वो जीत कर, और इसी तरीके से कांग्रेस का भी फोकस है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी ने भी संभावनाएं चूंकि वहां पर बहुत दिखी हैं जितेंद्र, बहुत संभावनाएं रही। अगर पिछली बार देखें तो कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत सीटें मिली, लेकिन इस संभाग में ही बड़े बड़े उलटफेर और चेंजेस कांग्रेस को भी झेलने पड़े थे। इसलिए अब की बार ये संभाग
भाग ऐसा रहेगा जिस पर हमारी विशेष तौर पर नजर रहेगी। जितेंद्र के साथ साथ हमारी सहयोगी रचना भी वहां जाएंगी और वो भी देखेंगी कि क्या वहां वोटिंग का हाल रहता है। हर दिन आपको बदलते समीकरणों के साथ में वोटिंग वाले दिन का पूरा हाल बताएंगे। राजेश जी के पास में चलते हैं। राजेश जी, अब की बार रायपुर की सीटों पर भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला और एक के बाद एक तेज घटनाक्रम दिखे हैं। आरोपों की आंधी चली, प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले दिखाई पड़े, एक दूसरे पर निजी स्तर पर भी वार हुए, लेकिन असल मुद्दे, रायपुर के मुद्दे, डेवलपमेंट के मुद्दे, विधानसभाओं के, क्या वे इन प्रचार का हिस्सा आपने देखे हैं या एक अलग स्तर पर हर बार की तरह इमोशनल कार्ड देखे? देखिए, अगर रायपुर संभाग की बात करें तो रायपुर संभाग में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह इस कोशिश में लगी रही कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें यहां पर लेकर आए। रायपुर के 4 विधानसभा की बात करें तो रायपुर के 4 विधानसभा में 2 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता थे। एक दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं पश्चिम से राजेश मूणत चुनाव लड़ रहे हैं। रायपुर संभाग की अगर दूसरे सीटों की बात करें तो धनेंद्र साहू हैं जो कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वो अभनपुर से चुनावी मैदान में हैं। वहीं अगर आरंग की बात करें तो कांग्रेस के शिव डहरिया वहाँ पर चुनावी मैदान में है। राजिम में अगर बात करें तो राजिम में अमितेश शुक्ला जो शुक्ल परिवार के हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। रायपुर ग्रामीण की बात करें तो सत्यनारायण शर्मा हालांकि चुनाव नहीं लड़ रहे मगर उनकी प्रतिष्ठा लगी हुई है क्योंकि उनके बेटे यहाँ पर चुनाव में हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर स्थानीय मुद्दों के अलावा ज़्यादातर बात हुई है, हिंदू मुस्लिम की बात हुई है, वहीं आरोप प्रत्यारोप की बात हुई है, सड़क पर गड्ढों की बात हुई है, इस तरह की बातें ज़्यादा हुई है। और रही बात अगर हम बात करें मुद्दों की तो मुद्दे जिस तरह से मुद्दों की बात होना चाहिए वो नहीं हुई। हालांकि जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के घोषणा पत्र आए तो पूरा चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर टिक गया। और जितनी भी बड़ी घोषणाएं अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने ज्यादातर घोषणाएं रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए यहां पर करी है। तो मुद्दे थोड़े से यहां पर ज्यादा नजर नहीं आए, आरोप प्रत्यारोप का ज्यादा जोर यहां पर दिखा। रायपुर दक्षिण की बात करें तो 2-3 बार ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि स्थिति बिगड़ने की स्थिति निर्मित हुई, हालांकि उसको संभाल लिया गया और वाद विवाद की स्थिति यहां पर निर्मित नजर आ रही। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये थी कि रायपुर सहित रायपुर संभाग में जो उनका कमजोर प्रदर्शन है उसको किस तरह से हासिल किया जाए। और शायद यही वजह थी कि प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर होते रहे, राष्ट्रीय नेताओं के दौरे होते रहे, प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम जितने बड़े नेता हैं उनकी यहां पर सभाएं हुई और जब ये नेता यहां पर रायपुर आते थे तो जरूर उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर होती थी। तो कुल मिलाकर कोशिश यही रही कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी रायपुर संभाग में जो कमजोर है, जो राजधानी है रायपुर में, उस तरह से उसको उसमें पकड़ अपनी तरह से बनाकर रखी जाए। और ये जो लगातार जो है कोई भी कसर इसमें यहाँ पर दोनों ही पार्टियों ने नहीं जारी की। मगर मुद्दे की बात करें तो मुद्दे की बात में ज्यादातर जो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार, घोटाले और वादा खिलाफी, इसी मुद्दों पर पूरा चुनाव अगर रायपुर का बात करें तो उस पर केंद्रित रहा। और यही मुद्दे यहाँ पर है। मुख्य मुद्दों की अगर बात करें कि जुनैन जो मुद्दे हैं, अपने क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, वो इस चुनाव में थोड़ा सा नजर यहाँ पर नहीं आए। जी, इस वक्त जैसे अभी राजेश जी बता रहे हैं, अविनाश मैं आपके पास आता हूं। रायगढ़ में जैसे आपने बताया कि एक चेहरे, एक जुमला या एक नारा, जो भी आप नाम दे लें, सबने अलग अलग तरह से उसको परिभाषित किया। बड़ा आदमी जो वहां से शुरू हुआ तो वहां से पूरे प्रदेश में लगातार वो फैलता चला गया। हाई प्रोफाइल मुकाबला पूरा बन गया। ये पहली बार हमने देखा है कि मैनिफेस्टो के पहले भी और मैनिफेस्टो के बाद में भी, घोषणाएं हो जाने के बाद में भी इसकी काट दलों ने केवल खोजी नहीं बल्कि उसका प्रचार करना शुरू कर दिया। ऐसी एक नहीं कई बातें हमने देखी। क्या ये जनता तक पहुंचा पाए नेता अपनी सभाओं में कि जो हमने पहले घोषणाएं की, फिर घोषणा पत्र में जो बातें की, फिर बाद में जो हमने प्रति उत्तर में एक तरह की घोषणाएं की, दोनों खेमों की तरफ से तैयारी दिखाई पड़ी, क्या ये जनता तक पहुंच पाई? देखिए पुनीत जी, सबसे बड़ी बात जो आपने कही बड़ा आदमी की, एक बड़ा फैक्टर इस चुनाव में था, ये एक बड़ा शब्द था कि बड़ा आदमी। जिस तरह से रायगढ़ में आके अमित शाह ने भरे मंच पर कहा कि आप ओपी चौधरी को जिताइए, मैं इन्हें बड़ा आदमी बनाऊंगा, कहीं ना कहीं इस शब्द को लेकर ये कहा जा रहा था कि बीजेपी ओबीसी वर्ग से सीएम बनाना चाहती है। उसके ठीक पहले कुनकुरी में एक यही भाषण दिया गया था जिसमें साफ तौर पर अमित शाह ने कहा कि आप विष्णुदेव साय को जिताइए, मैं उन्हें बड़ा आदमी बनाऊंगा। ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये दोनों चेहरे हैं वो सीएम या डिप्टी सीएम फेस हो सकते हैं।
और कहीं ना कहीं अमित शाह का जो रोड शो हुआ था, रायगढ़ की बात करें या जसपुर की बात करें, उसके बाद माहौल बदला है, उसके बयान के बाद माहौल बदला है। इसके ठीक पहले की बात करें, जिस तरह से कांग्रेस की सभाओं में एक के बाद एक घोषणाएं हो रही थी, तो ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बाजी मार रही है। लेकिन अनायास जब बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, बीजेपी के घोषणा पत्र के बाद माहौल जो है फिर बदलता नजर आया। फिर जिस तरह से कांग्रेस ने फिर नई घोषणाएं की, 3200 रुपए की बात करें या फिर जिस तरह से महिलाओं को 15,000 सालाना देने की बात कहें, तो कहीं ना कहीं अब मतदाता जो है इन सब घोषणाओं के बीच में खामोश है। मतदाता ये तय नहीं कर पा रहा है कि वो किसकी ओर जाए। बीजेपी एक ओर जो है फॉर्म भरवा रही है, कहीं ना कहीं उसकी ओर महिलाओं का रुझान है, दूसरी ओर कांग्रेस ने जिस तरह से ऐलान किया है कि 15,000 सालाना हम देंगे। इस पूरे मुद्दों के बीच मुद्दों को जनता बखूबी समझ रही है, घोषणाओं को जनता बखूबी समझ रही है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतदाता काफ़ी खामोश है और बहुत ही साइलेंट मोड में अब वो किस ओर वो वोटिंग करने वाले हैं ये परसों समझ में आएगा। लेकिन ये तय है कि सभी सीटों पर, सिर्फ रायगढ़ नहीं, मैं जसपुर जिले की भी बात करूंगा, सभी सीटों पर मुकाबला बेहद टफ होने जा रहा है। जी चलिए, आप सबने बहुत अच्छी तरह से बताया कि क्या हाल है। तो 300 सीटों पर, जिसमें मध्य प्रदेश की 230 सीटें हैं और यहां की 70, छत्तीसगढ़ में सेकेंड फेज की 70, इस पर हमारे 300 रिपोर्टर, 300 चेहरे बारीकी से नजर रखने वाले हैं। आप इन चेहरों को भी देख लें, ये सभी वरिष्ठ अपने अपने इलाकों में दिग्गजों की हर हरकत पर जैसे नजर रख के आप तक खबरें पहुंचा रहे थे, इसी तरीके से अब भी निगरानी, चौकसी, सतर्कता बढ़ेगी। डोर टू डोर कैंपेनिंग के दौरान आयोग की अपनी व्यवस्थाएं। बस हम आपसे एक अपील करते हैं कि आप वोट अवश्य करिए। आप जिसे भी अपना वोट देना चाहते हैं, इस पर आप जरूर जाकर मोहर लगाएं, क्योंकि आपके इस एक वोट से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। आप तमाम साथियों का हम धन्यवाद भी देते हैं और यह भी याद दिला दें कि ये सभी साथी आपको मिलेंगे और इन 300 सीटों का पूरा हाल आपको बताने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में दिग्गजों ने जो पूरी ताकत लगा दी, प्रचार का दौर अब थम चुका है। अब बारी आपकी है, जनता की है। मताधिकार सबसे बड़ी ताकत है और आपका कर्तव्य भी है। मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान अवश्य करिएगा। IBS24 की आपसे अपील है, 17 नवंबर को बिना किसी भय, बिना किसी लालच, एक अच्छे, ईमानदार, आपके पसंद के उम्मीदवार को आप वोट अवश्य करें। वोट देना बहुत जरूरी है ताकि आप एक सही सरकार चुन सकें और तब तक यह सरकार आपके साथ लगातार बना रहेगा।